अप्पू घर के गार्ड ने 2 घड़ी सारी गर्मी मेरी हथेली के रास्ते ही अपने भीतर पहुंचाई और गर्दन हिलाकर मुझे भीतर जाने का इशारा दिया। मैं एयरबैग कंधे पर टांगे भीतर निकल गई। मैंने जानबूझकर प्रदर्शनी मैदान जाने की बजाय अप्पू घर वाला के से जाना ही मुनासिब समझा था। अप्पू घर से जाने के पीछे 2 मकसद थे। एक तो मैं उस पचपचिए को इस भ्रम में रखना चाहती थी कि मैं उसके पास नहीं पहुंच रही, मुझ पर उसकी धमकी का कोई असर नहीं है, जिस वजह से मैं अपनी मनमर्जी के तरीके से उस तक पहुंच रही हूं। दूसरा मकसद जो था, उसकी बाबत मेरे मेहरबान तभी जान पाएंगे मेरा उस रास्ते से जाना तभी मेरा उस रास्ते से जाना सिद्ध जब मेरा उस रास्ते से जाना सिद्ध होगा। मेरी सोच के मुताबिक अगर अप्पू घर से मुझे रास्ता मिला तो मैं पचपचिए के सामने खास अंदाज में पहुंचूंगी। अप्पू घर के भीतर दाईं तरफ एक बड़ा सा जॉइंट व्हील नाम का झूला था। जॉइंट व्हील बड़ा झूला होता है, आप जानते होंगे, जो ऊपर से नीचे चक्री की तरह घूमता है। उसी जॉइंट व्हील से संबंधित कंट्रोल रूम के बाहर उसका स्थायी ऑपरेटर एक बेंच पर पड़ा था। मैंने उसे झंझोड़ कर जगाया, साथ ही डनहिल सुलगाई। कौन है, कौन है? वो आँख मिचमिचाता बेंच से उठ खड़ा हुआ। अपने सामने भड़कती पोशाक में खड़ी हूर देख उसने 2-4 पल के लिए आंखें मिचमिचाई। जब यकीन ना हुआ तो दोनों हाथों से आंखें झपकने लगा। वो दुविधा में था, सपना देख रहा है या हकीकत में इतनी भड़कीली पोशाक में कोई हूर उसके सामने खड़ी है। मैंने जलती सिगरेट जरा सी उसके गाल पर छुआ दी। अय्या! वो चौंकता हुआ बेंच से परे जा पलटा। मैंने 500 रुपये का नोट उसकी तरफ बढ़ाया। ज़मीन से उठते हुए उसकी आंखें इतना बड़ा कड़क गांधी का नोट देखकर फटती चली गई। ये तुम्हारा हो सकता है अगर तुम मेरा एक काम करो। उसने झपट कर नोट खींचा, उसकी 6-8 तहें बनाई और फिर मेरे सामने उसने वो नोट जांघिए के इतने अंदर छुपा लिया कि जैसे उम्मीद हो कि मैं वो नोट वहाँ से निकाल ही ना सकूँगी, कहीं निकाल ही ना लूँ। मैं नोट वहाँ से भी निकाल लूँगी अगर तुमने मेरा काम ना किया तो। मैं सिगरेट का दम भरती बोली। काम बोलो, जॉइंट व्हील चलाओ, मुझे झूले खाने हैं। क्या? उसका मुंह भाग से खुला। इतनी रात गई अब झूले खाने आई? औरतें इतनी रात गई झूले खाती हैं। मैं मुस्कुराई। तो तुम औरत हो? वो अचंभित हुआ। लगती तो नहीं हो, फिर क्या दिखती हूँ? तुम तो ऐश्वर्या राय हो, तुम तो करीना कपूर हो, हर नौजवान के सपनों की पारो हो तुम। फिर तो देवदास की मौत मरोगे। जब प्राण त्यागोगे तब न पारो सामने होगी न चंद्रमुखी। खैर, जॉइंट व्हील चलाओ। ओके। वो अपनी पजामे की जेब से चाबी का गुच्छा निकाल कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ा। मैंने इधर उधर मुआयना किया। जॉइंट व्हील के साथ ही एक बड़ी सी दीवार थी, जिसके दूसरी तरफ प्रगति मैदान का एग्जीबिशन ग्राउंड था। प्रदर्शनी मैदान में दूर तक काफ़ी रोशनी फैली नजर आ रही थी। मैं समझ गई कि दूसरी तरफ फिल्म शूटिंग के बहाने भरपूर रोशनी का इंतजाम किया गया है। इसी दौरान ऑपरेटर कंट्रोल रूम में घुसकर कुछ स्विचों से खेलने लगा। मैडम, आप पहुंचिए जॉइंट व्हील पर। मैं फ़ौरन एयर बैग सहित जॉइंट व्हील पर चढ़ गई। खट की एक यांत्रिक आवाज़ गूंजी और जॉइंट व्हील धीमे धीमे ऊपर की तरफ उठने लगा। मैं ऊपर पहुंचने का इंतज़ार करती उस दीवार के पीछे पीछे की रोशनी में देखने का प्रयास करती रही। जॉइंट व्हील उस दौरान पूरा ऊपर ना पहुंचकर अभी आधा ऊपर ही पहुंचा था कि मुझे एक लकड़ी के बने एम्पोरियम की छत नज़र आई। छत की परली तरफ रोशनी थी और नीचे ज़मीन पर क्या दृश्य था वो मुझे नज़र ना आ रहा था। बहरहाल मैं उसी पल एयर बैग सहित उस एम्पोरियम की छत पर कूदती चली गई। धप से मेरे कदम उस एम्पोरियम की छत पर पड़े। चूँकि वो छत ज़मीन से 20 फुट ऊंची थी, अतः मेरे कदमों की थाप नीचे तक ना पहुंची होगी, ऐसा मुझे यकीन था। वहाँ के एम्पोरियम की तमाम छतें सपाट ना होकर ढुलवां थी, अतः मैं उस छत की ढलान चढ़ती टॉप पर पहुंची। टॉप पर खड़े होकर मेरी गर्दन दाईं तरफ नाची। दाईं तरफ प्रगति मैदान का छोटा गेट था, जहाँ 2 आदमी यूँ चहलकदमी कर रहे थे कि मानो किसी के इंतज़ार करते बेचैन हों। मैं समझ गई कि मेरा इंतज़ार हो रहा है। मैंने इस बार सामने की तरफ नीचे देखा। नीचे तो मानो युद्ध के लिए छावनी सी बनी हुई थी। जगह जगह फिल्म शूटिंग के लिए बड़े बड़े कैमरा लगे थे और पूरी तरह दिन का माहौल था। सारे मैदान पर तकरीबन 30 कमांडो हाथों में स्टैन गन धामे मुस्तैदी से तैनात खड़े थे और नैन्स बॉन्ड और कर्नल सैमी को 2 बल्लियों पर बांधकर खड़ा कर रखा गया था। बड़ा वाकई फिल्मी दृश्य था। उनके पैरों के नीचे 2 ड्रम बंधे थे और गले में फांसी लगी थी। ड्रम बॉन्ड और सैमी के वजन की बदौलत आगे पीछे लुढ़क रहे थे। ड्रम प्लास्टिक के थे और उनमें कोई तरल पदार्थ भरा नजर आ रहा था। मेरी पेशानी सोच में सिकुड़ती चली गई। मेरे हिसाब से वो तरल पदार्थ भी कोई ज्वलनशील रसायन था जिसने फट से आग पकड़ लेनी थी।